हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज 33 को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 33 को। इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 17 से लेकर के आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 17। यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैज अ फ्रेंड, ही इज अ क्लेवर आर्टिस्ट। इस सेंटेंस में आप देखिए दोनों जगह आपको ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ही किसी और को डिनोट कर रहा है और ये ही किसी और को डिनोट कर रहा है। हम किसी पर्सन की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि उसके पास एक दोस्त है और फिर उसी दोस्त को हम ये बता रहे हैं कि वो एक क्लेवर आर्टिस्ट है। तो यहाँ पर यूज होने वाला ही एक दूसरा ही है और यहाँ पर यूज होने वाला ही एक दूसरे पर्सन को डिनोट कर रहा है। अगर बात की जाए इस ही की तो ये वाला ही इस फ्रेंड को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कंफ्यूज ना हो कि आप किस ही की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे पहले वाले सेंटेंस को मेन क्लॉज की तरीके से। हम लिखेंगे ही हैज अ फ्रेंड। जैसे ही हम ही हैज अ फ्रेंड लिखेंगे हमारी मेन क्लॉज पूरी हो जाएगी, लेकिन हमें दूसरे वाले सेंटेंस को भी इसी सेंटेंस में ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये ही एक पर्सन की तरफ डिनोट कर रहा है तो हम पर्सन के लिए यूज होने वाले प्रोनाउन को यूज करेंगे और ये प्रोनाउन होता है हु। और इसके बाद हम बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे रिलेटिव क्लॉज का हिस्सा बना करके। तो ये हो जाएगा इज अ क्लेवर आर्टिस्ट। आपके सामने जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो मेन क्लॉज है और जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है वो रिलेटिव क्लॉज है। पूरा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा ही हैज अ फ्रेंड हु इज अ क्लेवर आर्टिस्ट। चलिए अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज अ वेल नोन मैन। फिर अगला सेंटेंस है हिज जेनरोसिटी इज द टॉक ऑफ द टाउन। स्टूडेंट्स, जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो एक जाना माना आदमी है जिसकी उदारता के चर्चे पूरे कस्बे में हैं। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है किसी कस्बे में, किसी शहर में किसी चीज का चर्चा होना। यहाँ पर ही से हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं और हिज उसी व्यक्ति को डिनोट कर रहा है। सबसे पहले हम पहले वाले सेंटेंस को एज इट इज लिख लेंगे मेन क्लॉज के तौर पर। हम लिखेंगे ही इज अ वेल नोन मैन। हमारी यहाँ पर मेन क्लॉज पूरी हो गई है। अब हमें हिज के बदले एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है। हम हिज की जगह पर पर्सन के लिए पोजेसिव केस में यूज होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, क्योंकि हिज जो है वो पर्सनल प्रोनाउन का पोजेसिव केस होता है पर्सन्स के लिए। तो इसके बदले हमें रिलेटिव प्रोनाउन का पोजेसिव केस का प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा जो पर्सन के लिए यूज होता है। इसके लिए हम यूज करेंगे हुज और फिर बाकी जो आगे का सेंटेंस है उसे एज इट इज लिख देंगे। हमारा सेंटेंस पूरा होगा ही इज अ वेल नोन मैन whose generosity is the talk of the town। अब चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है द कैट caught the mouse। फिर उसके आगे का सेंटेंस है द कैट was pursuing the mouse। इस सेंटेंस में हम देखेंगे हमारे सामने द कैट यहाँ पर सब्जेक्ट है और दूसरे वाले सेंटेंस में भी द कैट सब्जेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए माउस, माउस पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और दूसरे वाले सेंटेंस का भी ऑब्जेक्ट है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों को किस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं द कैट कॉट द माउस और इसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन को हम यूज करेंगे इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। दोनों एनिमल हैं तो इनके लिए हम विच या फिर दैट का यूज कर सकते हैं। चाहे आप रिलेटिव क्लॉज में कैट को सब्जेक्ट बनाइए और उसे रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस करिए, चाहे आप माउस को ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट करिए और उसे रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस करिए।
दोनों ही कंडीशन में आपको विच या फिर दैट का ही यूज करना है। हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं विच का। अब ये जो विच हमने यहाँ पर यूज किया है वो कैट के लिए अगर यूज किया है तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा। हम रिलेटिव प्रोनाउन के आगे लिखेंगे वाज परसुइंग इट। लेकिन अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन से माउस को प्रेजेंट करना चाहें तब हम क्या यूज करेंगे? तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के आगे कुछ ऐसे लिखेंगे जो कि सेंटेंस को बना देगा द कैट कॉट द माउस विच इट वाज परसुइंग। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इट की पोजीशन को जरा सा चेंज कर देते हैं तो सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट कौन है ये चेंज हो जाता है। अगर हम बात कैट को सब्जेक्ट बनाकर करें तो हम इट का यूज लास्ट में करेंगे, तब ये इट जो है ये माउस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम इट का यूज विच के बाद कर लें तो ये इट जो है ये कैट को रिप्रेजेंट करेगा और दोनों ही हाल में ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अब चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है कैन आई बारो द बुक और फिर उसका अगला सेंटेंस है यू आर रीडिंग इट। हम यहां पर देखेंगे कि ये जो इट है ये किसे प्रेजेंट कर रहा है? बुक को प्रेजेंट कर रहा है। यहां पर हमारा जो पहला सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बिना क्वेश्चन मार्क के एक मेन क्लॉज के तौर पर लिखेंगे। हम लिखेंगे कैन आई बारो द बुक और इसके आगे हम लिखेंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन को। बुक एक थिंग है जिसके लिए हम विच या फिर दैट का यूज कर सकते हैं। विच का यूज हमने ऊपर किया है, इसीलिए यहां पर हम दैट का यूज करेंगे। हम लिखेंगे दैट। अब ये दैट इस बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें इस इट की जरूरत अब आगे नहीं पड़ेगी। हम रिलेटिव क्लॉज में सिर्फ यू से लेकर के रीडिंग तक ही लिखेंगे। हम लिखेंगे दैट यू आर रीडिंग। अब देखिए जो हमने मेन क्लॉज बनाया था उस वाले सेंटेंस में एक क्वेश्चन मार्क भी था। इस क्वेश्चन मार्क का हमें क्या करना है? हम देखेंगे जो सेंटेंस हमारा बना है वो शुरू हो रहा है कैन से, यानी कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, तो हम रीडिंग के बाद एक क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। पूरा सेंटेंस हो जाएगा कैन आई बारो द बुक दैट यू आर रीडिंग। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉय वॉज वेरी प्राउड ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। इस सेंटेंस में देखिए द बॉय सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस का और ही दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये जो ही है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉय को, तो हम कह सकते हैं कि हमें दोनों सेंटेंसेस में द बॉय देखने को मिल रहा है। हम सबसे पहले वाले सेंटेंस को मेन क्लॉज के तौर पर लिखेंगे। हम लिखेंगे द बॉय वॉज वेरी प्राउड और इसके बाद हम लिखेंगे हु, क्योंकि बॉय जो है वो एक पर्सन है। हमने लिख दिया हु जो बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके आगे ही को छोड़ करके बाकी पूरा सेंटेंस हम रिलेटिव क्लॉज के तौर पर लिख देंगे। हम लिखेंगे हु हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। पूरा सेंटेंस क्या होगा? द बॉय वॉज वेरी प्राउड हु हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है लिटिल रेड रीडिंग हुड वेंट टू विजिट हर ग्रैंडमदर। ये आपका पहला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है हर ग्रैंडमदर वॉज इल इन बेड। इस सेंटेंस में जो एक ग्रैंडमदर है ये वर्ड दो बार आपको देखने को मिलेगा और लिटिल रेड रीडिंग हुड जो है वो सेंटेंस में आपको एक बार देखने को मिलेगा और दूसरे वाले सेंटेंस में इसे एक पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस किया गया है जो कि है हर। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? हम लिटिल रेड रीडिंग हुड को एज इट इज लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे वेंट टू विजिट हर ग्रैंडमदर। यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज कंप्लीट हो जाता है। अब हम रिलेटिव क्लॉज को मेन क्लॉज से कनेक्ट करने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे जो कि है हु और इसके बाद लिखेंगे was ill in bed। पिछले सेंटेंस में हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन को ग्रीन पेन से लिखा था और रिलेटिव क्लॉज को भी ग्रीन पेन से लिखा था। इस सेंटेंस में हम लोगों ने ग्रीन पेन से मेन क्लॉज को लिखा है और रेड पेन से हम लोगों ने
रिलेटिव क्लॉज को लिखा है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है दिस इज माई कजिन, आई वॉज स्पीकिंग ऑफ हिम। इस सेंटेंस में हम देखेंगे दिस इज माई कजन, ये हमारा मेन क्लॉज बन जाएगा। हम लिखेंगे दिस इज माई कजिन, और दूसरा वाला जो सेंटेंस था आई वॉज स्पीकिंग ऑफ हिम, इस सेंटेंस से हम हिम को हटा करके मेन क्लॉज के बाद whom का यूज कर लेंगे, और फिर बाकी का जो ये बचा हुआ सेंटेंस है आई वॉज स्पीकिंग ऑफ, ये लिख देंगे रिलेटिव क्लॉज में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है वी ऑल डिस्पाइज अ कावर्डली बॉय, ही इज वन। डिस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना, और कावर्डली का मतलब होता है डरपोक। तो हम सब नफरत करते हैं एक डरपोक लड़के से, ही इज वन, वो एक है। इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे ही इज अ कावर्डली बॉय। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वन जो है ये रिफर कर रहा है इस कावर्डली बॉय को, और हमने इसे एक मेन क्लॉज के तौर पर बना लिया है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो रहा है ही इज अ कावर्डली बॉय। अब इसके बाद हम यूज करेंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन को, जो कि होगा whom। whom किसे रिफर करता है, ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो ही तो एक सब्जेक्ट है, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो ये वन था ये रिफर कर रहा था कावर्डली बॉय को। तो हमने whom का यूज करके इस कावर्डली बॉय को रिफर किया है। ये whom इसी को रिफर कर रहा है, इसीलिए हमने एक एक्यूजेटिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है। सेंटेंस हो रहा है ही इज अ कावर्डली बॉय whom we all despise। पूरा सेंटेंस हो गया ही इज अ कावर्डली बॉय whom we all despise। अब चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द कैट, इट किल्ड द रैट। इस सेंटेंस में देखिए ये जो इट है ये रेफर कर रहा है कैट को। हम कह रहे हैं कि ये वो बिल्ली है जिसने चूहे को मार डाला। इस सेंटेंस में हम पहले वाले सेंटेंस को मेन क्लॉज के तौर पर एज इट इज लिख लेंगे। हम लिखेंगे दिस इज द कैट, और इसके बाद हम लिखेंगे विच, और इसके आगे का सेंटेंस होगा किल्ड द रैट। ये इट इस विच के साथ रिप्लेस हो गया। सेंटेंस पूरा बनेगा दिस इज द कैट विच किल्ड द रैट। चलिए सेंटेंस नंबर 26 पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोज ग्रेप्स वेयर वेरी स्वीट, फिर अगला सेंटेंस है यू ब्रॉट देम। इस सेंटेंस में हम सबसे पहले लिखेंगे दोज ग्रेप्स, और इसके बाद हम लिखेंगे विच, क्योंकि ग्रेप्स जो है वो एक थिंग है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे जो कि यहाँ पर होगा विच, और इसके बाद हम मेन क्लॉज को ना लिख करके बल्कि हम रिलेटिव क्लॉज को कंप्लीट करेंगे। रिलेटिव क्लॉज क्या होगी, विच यू ब्रॉट। अब हम मेन क्लॉज का बचा हुआ हिस्सा लिख करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। हम लिखेंगे वेयर वेरी स्वीट। पूरा सेंटेंस बनेगा दोज ग्रेप्स विच यू ब्रॉट वेयर वेरी स्वीट। चलिए सेंटेंस नंबर 27 पे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 27 पर लिखा हुआ है हरी स्पोक टू द सोल्जर, द सोल्जर्स आर्म वाज इन अ स्लिंग। सबसे पहले तो ये कि स्लिंग का क्या मतलब होता है। देखिए जब किसी का हाथ या फिर हाथ में कोई चीज टूट जाए या फिर जख्मी हो जाए तो हम गले से एक पट्टी को लटका देते हैं ताकि उस हाथ को सपोर्ट मिल सके, और इसी पट्टी को क्या कहा जाता है, स्लिंग कहा जाता है। अब हम वापस से अपने सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंस हमारा कह रहा है हरी स्पोक टू द सोल्जर। पहले सेंटेंस में भी आप देखेंगे कि सोल्जर आया हुआ है और दूसरे सेंटेंस में भी सोल्जर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सोल्जर एक एक्यूजेटिव केस में है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। मगर यहाँ पर सोल्जर्स आर्म की बात की जा रही है, यानी कि जो सोल्जर है उसके हाथ की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सोल्जर पॉजेसिव केस में है। हम सबसे पहले मेन क्लॉज को लिखेंगे हरी स्पोक टू द सोल्जर। जैसे ही हम मेन क्लॉज पूरी करेंगे हम क्या लिखेंगे, एक पॉजेसिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे जो कि होगा हुज। हुज द सोल्जर्स को रिप्लेस कर देगा। इसके बाद हम लिखेंगे आर्म, और फिर आगे का सेंटेंस, पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, हरी स्पोक टू द सोल्जर
whose arm was in a sling। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 28 पर। सेंटेंस नंबर 28 पर लिखा हुआ है द कैप्टन प्रेज्ड बलू, बलूज बाउलिंग वाज वेरी गुड। इस सेंटेंस में देखिए पहले वाले सेंटेंस को एक मेन क्लॉज के तौर पर लिखा जा सकता है, तो हम पहले वाले सेंटेंस को मेन क्लॉज के तौर पर लिख देंगे। हम लिखेंगे द कैप्टन प्रेज्ड बलू। अब इसके बाद हम एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे बलू की बॉलिंग को बताने के लिए, बलूज बॉलिंग। तो हम बलूज को रिप्लेस कर सकते हैं हुज से, जैसे हमने सोल्जर्स को हुज से रिप्लेस किया था। हम हुज के साथ रिप्लेस कर देंगे बलूज को, और फिर आगे का सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज का हिस्सा बना करके हम लिख देंगे। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? द कैप्टन प्रेज्ड बलू whose bowling was very good। अब चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर लिखा हुआ है अ मैन केम रनिंग अप, ही हर्ड मी कॉलिंग। इस सेंटेंस में हम देखेंगे अ मैन जो है उसे अगले सेंटेंस में ही के साथ रिप्लेस किया गया है। ही एक पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन हमें इस पर्सनल प्रोनाउन की जगह एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। हम लिखेंगे अ मैन और इसके बाद यूज करेंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन को जो इस ही को रिप्लेस कर देगा, जो कि पर्सन के लिए होता है हु। और फिर देखिए इस हु के बाद हमें रिलेटिव क्लॉज को कंटिन्यू करना होगा। तो रिलेटिव क्लॉज को हम कंटिन्यू करेंगे, हम लिखेंगे हर्ड मी कॉलिंग। जैसे ही हम रिलेटिव क्लॉज को पूरा करेंगे हमारे सामने सिर्फ मेन क्लॉज को पूरा करना बचेगा। तो हम इसके लिए लिख देंगे केम रनिंग अप। सेंटेंस क्या बनेगा पूरा? अ मैन हु हर्ड मी कॉलिंग केम रनिंग अप। सेंटेंस हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। एक्सरसाइज नंबर 33 भी कंप्लीट हो गई। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चंस को कर दिया था। पार्ट 2 में हम लोगों ने 17 से लेकर के 29 तक की क्वेश्चंस को कर दिया है। इन दोनों पार्ट्स को आप देखिए, एक्सरसाइज 33 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।